नमस्कार, जय महाराष्ट्र. मी वेदांगी नयन कर्णिक आणि आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये. या कार्यक्रमामध्ये आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि नक्कीच आपण इंडियन पॉलिटिक्समध्ये काय काय गोष्टी घडतायत तिकडे तर आपण एक नजर घालणारच आहोत आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये सध्या ज्या घडामोडी आहेत तिकडे देखील आपण बघणार आहोत. बजेट 2021 कसं असणार आहे आपल्या देशासाठी ते देखील आपण जाणून घेणार आहोत आजच्या एपिसोडमध्ये. आणि ऑफकोर्स शेअर मार्केट आणि कमोडिटी मार्केट कसं असेल या मुद्द्यावर देखील चर्चा होणार आहे. आणि अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या बरोबर आहेत पंडित राजकुमार शर्मा जी. पंडित जी, आपका तहे दिल से स्वागत है राजमंत्र इस कार्यक्रम में. नमस्कार. नमस्कार. आप जैसे बताते हैं हमें उससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और आगे क्या चीजें होने वाली है उसके बारे में हमें पता चलता है इन एडवांस. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी हमारे महाराष्ट्र से. और जैसे हमें पता है पिछले कुछ दिनों से नारायण राणे जी काफी चर्चे में है और उनका जो फ्यूचर है पॉलिटिक्स में वो कैसे होने वाला है ये हम जानना चाहते हैं. क्या वो दिल्ली की कैबिनेट में एक सीट जो है क्या उनको वो मिल पाएगी? कैसा होगा राणे जी का फ्यूचर इन पॉलिटिक्स? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सवाल किया. बहुत दिनों से राणे साहब की कुंडली के ऊपर अध्ययन नहीं कर पाए थे, मगर अब वक्त ऐसा आया है जब एक बार फिर दर्शकों को याद होगा कि एक समय था जब मैंने नारायण राणे साहब चीफ मिनिस्टर होंगे और अपना पद छोड़ेंगे, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, यही मंच के ऊपर हमने ये सारी भविष्यवाणियां की थी. बिल्कुल. आज फिर एक बार महाराष्ट्र के ज्येष्ठ नेता नारायण तातू राणे, जो महाराष्ट्र में चैम्बूर में जिनका जन्म हुआ, और मैं डायरेक्ट उनकी कुंडली पे आता हूं. 10/4/1952 कन्या राशि और शुक्ल पक्ष की 15 तारीख यानी कि पूर्णिमा को नारायण राणे जी का जन्म हुआ. पूर्णिमा को आपने देखा होगा जो बच्चों के जन्म होते हैं उनमें आप देखें बुद्ध पूर्णिमा, नानक पूर्णिमा और बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही आगे आने वाले, क्योंकि चंद्रमा की पूरी शक्ति उनको मिल जाती है. और नारायण राणे साहब की कुंडली का अध्ययन करें तो जीरो से हीरो बनने की अगर किसी महाराष्ट्र में किसी नेता ने साख दिखाई है तो डेफिनेटली वो नारायण राणे साहब हैं. नारायण राणे साहब के बचपन से लेकर अब तक की अगर आप पूरी बायोग्राफी देखें तो उन्होंने जिस तरह अपनी हिम्मत से, अपने पराक्रम से आगे बढ़कर पहले शिवसेना के साथ में, फिर कांग्रेस के साथ और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ते गए हैं. अब आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा जब देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे. उन दिनों उन्होंने अमित भाई शाह और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की और आज वो राज्यसभा मेंबर हैं और उनका एक बेटा जो है वो आमदार है. और यहां तक अगर हम कुंडली की बात करें हैं तो नारायण राणे साहब की कुंडली में कन्या राशि है और पूर्णिमा में जन्म हुआ है. और इस वक्त अगर हम उनकी कुंडली को अच्छी तरह से खंगालते हैं तो शुक्र, सूर्य और बुध, सूर्य जिनके लगन में होता है वो किसी से डरते नहीं हैं. बड़े से बड़ा काम जो है वो अपनी हिम्मत और अपने पराक्रम से आगे लेकर चले जाते हैं. यही नारायण राणे साहब का एक यूएसपी रहा. उन्होंने आज तक किसी से घबराए नहीं और आगे बढ़कर अपने प्रांत के लिए और अपनी पार्टी के लिए मजबूत काम किया. अब जो आपने सवाल किया है कि क्या उनको केंद्र में कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल सकती है, देखिए अब 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकल जाएंगे और सूर्य जो है मकर राशि में निकलते ही वापिस उनका भाग्योदय शुरू हो सकता है. और 4/4/2021 के दिन गुरु है जो शनि के साथ में मकर राशि में बैठे हैं, वो भी वहां से निकल जाएंगे. आप ये समझ लीजिए कि मेरी जो भविष्यवाणी है वो 4 यानी 4 अप्रैल 2021 से लेकर 4/8/2021 तक है. राणे साहब की कुंडली में इस वक्त बुध की महादशा लगी हुई है. बुध 4 तारीख को वापस मार्गी हो गया है और कहीं ना कहीं मुझे यहां तक
मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 6 तारीख को नारायण राणे साहब के एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह साहब शायद उनके गांव वहां पर आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं नारायण राणे साहब को केंद्रीय मंत्री जो हैं केंद्र का बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है, और वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि रीशफलिंग जो है ये किसान आंदोलन की वजह से नवंबर से टलती जा रही है। हमने भविष्यवाणी की है कि 4/4/2021 तक किसान आंदोलन का कोई ना कोई हल निकल जाएगा, और इस हल को निकालने के लिए कल माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में बागडोर ली है। उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री जो है कोई बयान नहीं देंगे, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा जिसमें किसान भी प्रसन्न होंगे और भारत जो है विजयी होगा। तो नारायण राणे साहब की कुंडली में डेफिनेटली कैबिनेट मंत्रालय के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह कोई ना कोई ऐसा बड़ा पद उनको आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है जो कैबिनेट मंत्रालय के भी अच्छा होगा, बड़ा होगा। डेफिनेटली उनके भाग्योदय के दिन 4/4/2021 से 4/8/2021 के बीच में 3.5 महीने के अंदर अंदर शपथ ले सकते हैं और आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं। क्या बात। तो इंतजार तो रहेगा कि अप्रैल 4 के बाद क्या हमें देखने मिल सकता है। पंडित जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा करने का जरूर यहाँ पे एक प्रयास किया है, और हम आशा करते हैं ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के लिए। और पंडित जी, अभी हम बीजेपी से मुड़ते हैं अपोजिशन पार्टी की ओर, और वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है सुप्रिया सुळे जी। उनका पॉलिटिकल करियर कैसा होने वाला है आने वाले कल में, क्या लगता है आपको? देखिए, सुप्रिया सुळे पवार साहब की एकमेव संतान जी, और बहुत ही अग्रणीय, बहुत ही पराक्रमी। उन्हीं की कुंडली देखने के टाइम पर हमने बोला था कि सुप्रिया सुळे भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को खासदार के इलेक्शन में हराएगी, और उन्होंने वही पूना कंस्टिट्यूंसी में हराया। इसी चैनल के माध्यम से हमने सुप्रिया की कुंडली का अध्ययन करते हुए ये भविष्यवाणी की थी, दर्शकों ने बहुत सराहा था। अब हम जब बात करते हैं सुप्रिया सुळे, इस वक्त जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ में वो पवार साहब का राजनीति में पूरा सहयोग देती हैं, और आगे बढ़ चढ़कर अपने कार्यकर्ताओं को और एनसीपी को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। और जो ये गठबंधन आघाड़ी का हुआ है उसमें सुप्रिया सुळे का बहुत बड़ा हाथ रहा। आप हर फुटेज देख लीजिए, वो आगे बढ़कर काम करती रही। इस वक्त उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो धनु राशि में अभी भी 7.5 चल रही है। उस 7.5 होने के बावजूद कभी कभी डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा मौका उनके जीवन में आता है जब वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। उनको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। मैं यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि सुप्रिया जी की कुंडली में गुरु की महादशा 20/8/2019 से लगी है। गुरु उनका इतना उच्च का बैठा हुआ है, जैसे मैंने आदित्य की कुंडली देखकर बोला कि गुरु की महादशा लगी है, उद्धव साहब की कुंडली में गुरु की महादशा लगी है, अब सुप्रिया की कुंडली में गुरु की महादशा लगी है। आगे आने वाले दिनों में 4/4/2021 के बाद एक्चुअल सुप्रिया की कुंडली में राजनीतिक भविष्य में उदयकाल के योग बन रहे हैं। मित्रों, यहां पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं कि उनकी कुंडली में 20/8/2035 से पहले 20/8/2035 में गुरु की महादशा उनकी खत्म होगी, और 2025 से लेकर 2028 तक, यानी 24 में वापिस इलेक्शन है, 2025 से लेकर 2028 तक या मैक्सिमम 2030 तक एक ऐसा समय आएगा जो एनसीपी जो है वो केंद्र में सरकार को अपना सहयोग देगी, कहीं ना कहीं गठबंधन होगा, और सुप्रिया सुळे की कुंडली में राष्ट्र को संबोधन करने का महाराष्ट्र ये मुलगी आप देखेंगे कि केंद्र में एक दिन प्रधानमंत्री का पद भी संभाल सकती है, क्योंकि पवार साहब का सपना था कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की पदवी उनको मिले, और महाराष्ट्र के कोने कोपरे में जो भी उनके कार्यकर्ते हैं, इवन मराठी मानुस का भी ये सपना रहा है कि हमारे पवार साहब जो हैं कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने।
अगर वो सपना उनका पूरा नहीं होता, मान लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति को लेकर, सेहत को लेकर चिंताएं बनी हुई रहती हैं उनके साथ, मगर सुप्रिया की कुंडली में गुरु की महादशा इतनी प्रबल है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पर भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम, अगर देवी गौड़ा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो डेफिनेटली सुप्रिया सुले जो है अपने ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो आदमी को रंक से राजा बना देती है। अब्राहम लिंकन को बकरी चराते हुए राष्ट्रपति बना दिया और नरेंद्र मोदी को चाय बेचते हुए आज प्रधानमंत्री बना दिया। तो सुप्रिया सुले के तो रक्त में राजनीति है, पवार साहब की लड़की है। 2035 तक डेफिनेटली उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री तक के योग बनते हैं। और अगर महाराष्ट्र में पहले एक स्त्री प्रधान चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं, अगर महाराष्ट्र में कभी ऐसा मौका आता है तो सुप्रिया सुले कैन बी द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ऑफ महाराष्ट्र। मगर प्रबलता उनकी केंद्र में प्रधानमंत्री पद तक की है, इस बात में कोई शंका नहीं। जी क्या बात, मतलब आपने अभी जो बात हमें बताई है ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता है अगर ये सच हुआ तो, और ये देखने के लिए हम काफी ज्यादा उत्सुक थे। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी महाराष्ट्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है और वो है धनंजय मुंडे। पंडित जी, कई दिनों से, इनफैक्ट कई हफ्तों से ये बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज का शिकार बने हैं, बैक टू बैक उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज हुई जा रही है। तो फिलहाल उनका जो राजनीति का जो करियर है, पॉलिटिकल करियर है, वो कैसे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, धनंजय मुंडे गोपीनाथ मुंडे के भतीजे जी, और डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रमोद जी महाजन, दोनों स्वर्गवासी नेता, उनको मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मगर यहां पर धनंजय मुंडे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो आप इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए कि जिस तरह धनंजय मुंडे की बॉडी लैंग्वेज है, आप YouTube से कोई भी उनका भाषण देख लीजिए, या जब से उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जब से उन्होंने अजीत पवार का दामन थामा है, शरद पवार साहब का दामन थामा है, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहीं ना कहीं धनंजय मुंडे ने की कुंडली में जब हमने प्रेडिक्ट किया था कि पंकजा मुंडे अपनी ही बहन को परास्त कर कर वो MLA बनेंगे, और अब आपने रिसेंटली एक बात देखी होगी कि पंचायत के इलेक्शन में भी धनंजय मुंडे को महाराष्ट्र में उनके कार्यकर्ताओं को, उनके सदस्यों को सबसे ज्यादा सीट्स मिली, बल्कि वो वहां पर गए भी नहीं। उन लोगों के साथ में, लोक नेता जिसको बोलते हैं, लोगों के साथ में जो उनका संपर्क है, प्रेम है, घरगुत्ती वाला प्रेम जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं, वो प्रेम धनंजय मुंडे अपने यहाँ पे पालते हैं। मगर यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशन अपना काम करती है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े राजा महाराजाओं को कभी कभी कलंकित होना पड़ता है। भगवान राम को 14 बरस का वनवास काटना पड़ सकता है, और हमारे यहाँ पर एक प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको जेल यात्रा तक देखनी पड़ी। आज की कुंडली का, हम धनंजय मुंडे की कुंडली का अध्ययन करें तो 15 जुलाई 1975 रात्रि 1:55 परली में उनका जन्म हुआ, कन्या राशि। यहां पर धनंजय मुंडे की कुंडली का अध्ययन करते हुए मैं यह भी आपको भविष्यवाणी करता हूं कि ये जो समस्या आई थी 19 तारीख तक, बहुत ही प्रखर और बहुत ही प्रबल समस्या थी, जिससे उनको बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। मगर कहीं ना कहीं उनकी पुण्याई, लोगों का प्यार, लोगों की आशीर्वाद, लोगों की कृपा, क्योंकि जनता को लोगों की अगर आशीर्वाद नहीं है तो, जनता की आशीर्वाद नहीं है अगर नेता को, तो डेफिनेटली वो कुछ नहीं है। तो इसलिए धनंजय मुंडे को जनता का बहुत बड़ा प्रेम है। आज हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो शनि, बुध, गुरु, मंगल, उनकी कुंडली में 5 ग्रह जो हैं वो उत्तम बैठे हुए हैं। पंच महायोग जिसको बोलते हैं, वो इतनी बड़ी समस्या भी उनको गिरा नहीं पाई। टेंशन तो जरूर हुई होगी, और टेंशन में डेफिनेटली उनका ब्लड प्रेशर और उनकी डायबिटीज बढ़ी होगी। मगर आज अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 4/4/2021 तक धनंजय मुंडे को बहुत ही सोच संभल कर चलना चाहिए। और अगर प्रेम प्यार किसी से हो भी जाता है तो डेफिनेटली उस प्रेम प्यार को
राजनीतिक सीमा में रखना बहुत जरूरी है। यहां पर ये सलाह समझ सकते हैं 4/4/2021 तक धनंजय मुंडे की कुंडली में एक ऐसा विषयोग बना हुआ है जिससे उनको और भी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, मगर कहीं भी उनकी कुंडली में जेल यात्रा नहीं है या अपने पद छोड़ने की कोई भी किसी भी तरह का आगे आने वाले दिनों में उनको तकलीफ होगी ये नहीं दिखाता, मगर दिमाग के ऊपर टेंशन और कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर बड़ी आंच धनंजय मुंडे को यहां पर अभी भी सहनी पड़ सकती है। मगर भविष्य की बात करें तो धनंजय मुंडे एक समय ऐसा आ सकता है कि धनंजय मुंडे को यहां पर लोग जो हैं इसी प्रांत का चीफ मिनिस्टर या उप चीफ मिनिस्टर यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी देख सकते हैं। सिंपल बात यह है कि लोगों का प्यार, लोगों की सहानुभूति, लोगों का सहयोग धनंजय मुंडे के ऊपर बहुत है। जाते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम धनंजय मुंडे का चौथा घर देखते हैं यो मासेस और मां का होता है, उनको अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, एक महामृत्युंजय जाप करवा लेना चाहिए, क्योंकि पिछले साल उनके पिता पंडित अन्ना मुंडे जी का देहांत हो गया और इस वक्त उनकी माता जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही बीमार हो सकती हैं और आगे आने वाले दिनों में 4/4/2021 तक माता की सेहत का इतना ध्यान रखना चाहिए। पार्टी मिल सकती है, एनसीपी मिल जाएगी, शरद पवार यहीं पर हैं और महाराष्ट्र यहीं पर है, मगर मां का ध्यान रखना इस वक्त उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके मंच के माध्यम से मेरी धनंजय मुंडे को ये एक सलाह है। नक्कीच धनंजय मुंडेंनी थोडं सावधगी बाळगलीच पाहिजे आणि सध्या आता वेळ झाली आहे राजमंत्रमध्ये एका छोट्याशा विश्रांतीची। तुम्ही मात्र कुठे जाऊ नका, पाहत रहा राजमंत्र जय महाराष्ट्रवर। नमस्कार, मी वेदांगी नयनकर्णिक पुन्हा एकदा स्वागत करते तुमचं राजमंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये। आपण इथे गप्पा मारत आहोत आपल्या पंडितजींबरोबर। पंडित जी, आपने पिछली बार एक बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन करी थी, 90 आपने गुण दिए थे 100 में से, और आपने जिस प्रकार से बताया था बजट कैसा होने वाला है बिल्कुल वैसा ही हमें होते हुए दिखाई दिया है। तो इससे पहले कि मैं आपको सवाल पूछूं, मैं हमारे दर्शकों को पिछले हफ्ते की एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगी कि मैं इस बजट को 100 में से 90 नंबर देता हूं और यह बजट आम आदमी के लिए एक नई खबर लेकर आएगा। आम आदमी के लिए, औरतों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इस बजट में एक स्पेशल प्रावधान आपको मिलेगा। हो सकता है आप ये कहें कि पिछले 15 साल में ऐसा बजट नहीं आया। बहुत बहुत अभिनंदन पंडित जी आपका, आपने जिस तरह से हमें बताया बिल्कुल वैसा ही बजट हमें दिखाई दिया है। और सवाल भी आपसे कुछ इसी प्रकार होने वाला है कि अभी जो ये बजट हुआ है 2021 का, तो हमारे भारत के अर्थव्यवस्था पे और हमारे शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट पे इसका हमें कैसे असर होता हुआ दिखाई देने वाला है आने वाले कल में? देखिए, दो बातें यहां पर समझ के लेनी बहुत जरूरी है जी कि 2020 जो गया वहां पे जैसे ही मकर राशि में सूर्य ने प्रवेश किया और शनि ने प्रवेश किया तो पूरा साल जो था इतना भयंकर गुजरा कि ऐसे लग रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा शेयर मार्केट जो है पाताल की तरफ जाते जा रहा है। हमारे देश में गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, महंगाई बहुत फैल जाएगी। मगर इस बात का मैं नरेंद्र मोदी साहब को और निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूँ कि जिस तरह से जीडीपी का आंकड़ा आ रहा था पिछले 6 महीनों में, बजट आने के बाद ये लग रहा है कि कोरोना काल की महामारी का असर आज के दिन और अगले 6 महीनों और 1 साल के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा। बजट में हमने 100 में से 90 नंबर दिए थे, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी मेरिट का बजट है। इस बजट को लोगों ने, इस बजट को फाइनेंशियल एनालिस्ट ने, इस बजट को मार्केट ने, इस बजट को इंडस्ट्री ने, इस बजट को एम्प्लॉयमेंट्स ने
इतनी सरलता से, इतने प्यार से आलिंगन किया है कि आपने देखा कि बाजार जो 47-48,000 में था वो 52,000 की तरफ भाग रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आंकड़ा जो है बजट के बाद इस तरह जंप मारा, यानी 47,000 मार्केट नीचे की तरफ जा रही जी। थी, मगर बजट की पॉजिटिविटी, बजट जिस तरह से इन्होंने बनाया, उस बजट की पॉजिटिविटी देखें तो डेफिनेटली जिस तरह का प्रावधान, जिस तरह से गरीब और किसान को उन्होंने इस बजट में प्रावधान दिए हैं, जिस तरह से सपोर्ट की है, बजट का इस तरह का आना पिछले 15 साल, मैंने बोला, मैं तो बोलता हूं पिछले कई सालों में इतना सुंदर बजट नहीं आया। आज क्रेडिट पॉलिसी भी होकर जाएगी। आगे आने वाले दिनों में इस बजट का प्रभाव ऐसा होगा कि 2022 में जब आप ये सवाल मुझे करेंगी तो डेफिनेटली लोग बोलेंगे कि इंडिया में अर्थव्यवस्था जो है उसके ऊपर कोरोना महामारी का कोई असर नहीं हुआ। इस तरह का बजट जो है, निर्मला सीतारमन और हमारे जितने भी एनालिस्ट हैं वो बधाई के पात्र हैं। इवन ऑपोजिशन में विरोधी पक्ष लोगों ने भी बजट की सराहना की है। बस यहाँ पर एक ही निवेदन है कि किसानों की समस्याओं का हल हो जाए ताकि किसान प्रसन्न हो, क्योंकि किसान जो है वो अन्नदाता है। बजट की बात करें तो आगे आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, एफआईआईज का पैसा इतना ज़्यादा आएगा। हम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की अगर हम बात करें, जो आगे आपने शायद ये पूछना है मुझे, तो उसी की बात कर लेते हैं कि बजट का असर इतना खूबसूरत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है कि अगले 6 महीने में कोई दो राय नहीं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 58,000 का भी आंकड़ा पार कर जाए। एफआईआईज की जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो हैं वो जोर से, धमाके से बढ़ते जा रहे हैं। और जो शेयर आप समझ लो कि 50 रुपए था, आज 500 रुपए का होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह रियल एस्टेट में भी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और एनएससी की बात करें तो 15,000 का आंकड़ा एनएससी पार कर चुका है, ये 17,500 तक का जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी मंदी आई है, गोल्ड वापस 50,000 का आंकड़ा छू सकता है, नीचे का आंकड़ा 47,000 है। और सिल्वर जो है 66,000 के ऊपर स्टॉप लॉस रखकर आप ट्रेडिंग करें, सिल्वर आपको 80,000 रुपए किलो भी दिखाता हुआ दे रहा है। बजट बहुत ही पॉजिटिव था और ये देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक है। डेफिनेटली ये जो बजट है सकारात्मक बजट इसे जरूर कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आणि असंच भविष्यवेध आपण घेणार आहोत पुढच्या आठवड्यात देखील, पण आता सध्या वेळ झाली आहे राजमंत्रमध्ये इथेच थांबण्याची। पाहत रहा जय महाराष्ट्र न्यूज।